नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, जिसमें अपना अगला चैप्टर था राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का अपन अध्ययन कर रहे थे। आधे टॉपिक को अपन पढ़ चुके हैं। आगे अपन कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक को संपूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली अपने हेडिंग थी औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाले प्रमुख भारतीय नेता। देखिए, जिस प्रकार से इंग्लैंड के विरोध करने के लिए कौन कौन नेता भारतीय आगे आए थे, उनके बारे में अध्ययन करने वाले। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ एक कोई हिंसक आंदोलन प्रारंभ नहीं करके उनके भारतीयों से आग्रह किया कि अपन अंग्रेजी सरकार का देखो, इनका असहयोग करेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और ये भारत छोड़कर इनको जाना पड़ेगा। तो देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी इसके नेता बने। गांधी जी ने एक शर्त रखी कि आंदोलन पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण रहेगा। अधिकांश समय तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार का विरोध करते रहे, पर कभी कभी असहयोग आंदोलन हिंसक रूप भी लेता था। कई शहरों में सरकार के विरोध दंगे हुए। गांधी जी अन्य नेता लोगों को समझाते। देखिए, गांधी जी जिस प्रकार से आंदोलन शुरू किया था, गांधी जी के साथ जो जो नेता लोग थे उनको गांधी जी ने पहले ही समझा दिया था ये आंदोलन पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण होगा। लेकिन असहयोग आंदोलन 2020 में ये हिंसक रूप ले लेता था। आंदोलन बगैर हिंसा का होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि आंदोलन कैसा होना चाहिए, बगैर हिंसा का होना चाहिए। आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत होने लगा। पर जब 1922 में गोरखपुर जिले में सोरासोरी इलाके में एक पुलिस चौकी पर हमला करके आंदोलनकारियों ने कई पुलिस वाले मार डाले, तो गांधी जी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। देखिए, इसी आंदोलन के बीच एक घटना होती है 1922 में। गोरखपुर जिले के सोरासोरी इलाका, एक सोरासोरी नामक इलाका है, वहाँ पर एक हिंसक रूप ले लेता है ये आंदोलन। इसी आंदोलनकारियों ने वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। साइमन कमीशन सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन का एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः उसके विरुद्ध जनता में रोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। देखिए, जिस प्रकार साइमन कमीशन भारत में आया था, तो साइमन कमीशन का एक उद्देश्य, मतलब एक खामी थी उसमें कि उसमें एक भी भारतीय जो नहीं था। क्योंकि ये साइमन कमीशन जो आया था, भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने से लेकर एक कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश सरकार ने, वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। तो इनमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारतीय चाहते थे कि अगर ये कोई फैसला लेगा तो अपने भारतीयों के हित में नहीं लेगा, तो इसीलिए उनका विरोध हुआ। विरोध दबाने के लिए पुलिस ने दमन नीति अपनाई। इसलिए जब लोग लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय इनका नेतृत्व कर रहे थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो विरोध हो रहा था, तब पुलिस पदाधिकारी सैंडर्स ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये लाला लाजपत राय हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी जो इन पर जो लाठियां बरसाने वाले थे, उनका नाम था सैंडर्स, मेजर सैंडर्स। और इसके सिर में गंभीर चोटें आई थी इनके, और इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। लोगों ने लाला जी की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भगत सिंह व उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हुई। भगत सिंह अपने साथियों के साथ वैसे भी सरकार द्वारा हिंदुस्तानियों पर की जा रही ज्यादती का विरोध कर रहे थे। भगत सिंह एवं उनके साथियों ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स
की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए भगत सिंह वैसे भी अंग्रेजी अधिकारियों का विरोध कर रहे थे और इसी बीच ये घटना घटती है लाला लाजपत राय वाली। तो भगत सिंह ने अपनी बंदूक से अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। कुछ समय बाद इन लोगों ने योजना बनाकर केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम विस्फोट किया। देखिए इन जो भगत सिंह ने इन्होंने एक योजना बनाई कि अंग्रेजी जिस प्रकार से अंग्रेजों की जो विधानसभा चल रही होती है उस विधानसभा के अंदर बम विस्फोट करके सारे अंग्रेजों को उड़ा दिया जाए, ऐसी इन्होंने एक योजना बनाई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। भगत सिंह और साथियों ने कहा कि ये बम सरकार के बहरे कानों को जगाने के लिए फोड़ा गया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। भगत सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन भारतीय स्वतंत्रता के इस महान सेनानी को दो अन्य साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ 24 वर्ष की आयु में उसे फांसी दे दी गई। देखिए मित्रों, इन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो इन्होंने बम फोड़ा था उस समय विधानसभा के अंदर कोई नहीं था। इनका कहना था कि हमारे को किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस बम के जो आवाज़ से जो अंग्रेज बहरे हो चुके हैं उन अंग्रेजों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। लेकिन इनके ऊपर केस चलाया गया और इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। किस दिन? 23 मार्च 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद भी 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। 1930 में ही देश भर में आंदोलन हुआ, तब उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। देखिए महान ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो ये चल चुके थे। और 1930 में अपन बात करते हैं 1930 की। 1931 में हालांकि इनकी जो मृत्यु होती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 1930 में देश भर में आंदोलन हुआ, तब उनका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि अवज्ञा हो तो सविनय अवज्ञा हो, इसमें कहीं हिंसा और द्वेष ना हो। देखिए अवज्ञा का मतलब अवहेलना करना, और अवहेलना भी कैसे? सम्मानपूर्वक अवहेलना की जाए। अतः इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। जो फिर से असहयोग आंदोलन का दूसरा जो स्टेप शुरू होता है उसका नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। सरकार ने असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा दमन इस आंदोलन में भाग ले रहे लोगों पर किया। उस पर लोग अहिंसक तरीके से सरकार के नियमों की अवहेलना करते रहे। इन्होंने कहा, देखिए अब की बार जो ये आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन से कुछ अलग था, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने सरकार के सभी कानून कायदों को मानना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। बगैर सरकार की इजाज़त के हिंदुस्तानी नमक भी नहीं बना सकते थे। अतः गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने नमक बनाने की ठानी। नमक बनाने के लिए विशाल संख्या के लोग गुजरात के से दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। जो गुजरात में एक दांडी नामक स्थान है, गुजरात के लोग पहुँचे थे। वहाँ पर पुलिस ने लोगों पर जो लाठियों से वार किया। लोग लाठी खाकर गिरते रहे, परंतु न तो उन्होंने पुलिस पर वार किया और न पीछे हटे, बस भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते रहे। जिस प्रकार से अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों ने इनके ऊपर लाठियां भी बरसाई थी, लेकिन इन्होंने लाठियों की परवाह किए बगैर इन्होंने वापस जो अंग्रेजों पर वार भी नहीं किया और भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने अपना काम जारी रखा था। अब बाकी दुनिया के लोगों में भी जिज्ञासा जाग चुकी थी और आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। दुनिया के कई फिल्मकार, पत्रकार भारत आए। उन सब ने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में देखिए इस घटनाओं के बीच में जो दुनिया के कई लोग आए कि भारत में ऐसा क्या आंदोलन चल रहा है। तो इन्होंने मतलब अपने जो समाचार पत्रों में, फिल्मों के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया। देखिए मित्र, याद रहे अपन जिस प्रकार से टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद में जस्ट अगला वीडियो जो आने वाला है इसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपन इसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो इस टॉपिक को भी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है
और आगे जो आने वाले प्रश्नोत्तर हैं उनको भी अच्छी तरीके से लर्न करना है। काफ़ी सारे इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, दुनिया के कई पत्रकार और फिल्मकार यहाँ पर आए थे भारत में, और सरकार के लोगों पर जायदारी की जा रही है। अब दुनिया भर के लोगों को आभास हुआ कि वास्तव में हिंदुस्तानियों की लड़ाई तो इस बात की है कि अंग्रेज भारत छोड़ दे। देखिए, जिस प्रकार से विश्व को ये पता चला कि भारतीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हकीकत में क्या उनके खिलाफ जो उनका शोषण हो रहा है, तो वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में जो जिन्होंने पाया कि हकीकत में ये लड़ाई बिल्कुल सही है और इनकी लड़ाई तब खत्म होगी जब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग जो अब तक विरोध में शामिल नहीं होते थे और वे भी मैदान में आ गए। ये सब अगस्त 1942 में हुआ, अतः इसे अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 1942 में। ये राष्ट्रीय स्वाधीनता का एक जन आंदोलन था। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में देखा गया। युवाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता के युवा शहीद हेमू कालानी जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर में हुआ था। देखिए, हेमू कालानी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जो स्वतंत्रता के सबसे युवा माने जाते थे, युवा सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर प्रांत में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित हेमू ने प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिस प्रकार से गांधी जी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया था, उसी बीच में लोगों को जगाने के लिए, लोगों को ये प्रेरित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक प्रभात फेरियों का आयोजन होता था। और उसी प्रभात फेरियों में से हेमू कालानी ने जाना शुरू किया था। 1942 में हेमू को गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर, रोहड़ी जो सिंध में आया हुआ है, से होकर गुजरेगी। इन हेमू कालानी को पता चला कि अंग्रेजी जो सेना की जो हथियारों से भरी गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। हेमू ने रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों की नज़र उस पर पड़ गई और हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले हेमू ने आखिरी इच्छा पूरी की गई तो उन्होंने फिर से पवित्र भूमि भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। देखिए, जिस प्रकार से हेमू कालानी ने जो रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्यवश उनकी जो योजना अंग्रेजी अधिकारियों, अंग्रेजी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, उनको पता चल गई और इनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब इनको फांसी दी जा रही थी तो इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो इन्होंने आखिरी इच्छा में ये जाहिर किया कि अगर मेरी आखिरी इच्छा रहेगी तो ये रहेगी मैं फिर से इस भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लूँ। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ युवा स्वतंत्रता सेनानी 21 जनवरी 1943 को सक्खर में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। देखिए, 21 जनवरी 1943 को इनको फांसी दी गई थी और इनका जन्म देखो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1923 को। तो ये 20 वर्ष के थे जब इन्होंने फांसी दी गई थी। इनको सबसे युवा जो आंदोलनकारी माने जाते हैं हेमू कालानी। महाराष्ट्र के नासिक जिले इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ युवा स्वतंत्रता सेनानी 21 जनवरी 1943 को सक्खर में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बंगूर गांव में 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले में बंगूर गांव में जो विनायक दामोदर सावरकर है, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को। पिता दामोदर पंत सावरकर एक राष्ट्रभगत थे। माता राधाबाई
धर्मनिष्ठ महिला थी। इनकी माता का नाम राधाबाई था और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर। मैट्रिक पढ़ाई के लिए विनायक पूना गए और तिलक के संपर्क में आ गए। जिस प्रकार से जो बाल गंगाधर तिलक में स्वराज्य आंदोलन शुरू किया था, उनके संपर्क में ये आ गए थे। पूना ये पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। विनायक इन्हें अपना गुरु मानते थे। कानून की पढ़ाई के लिए विनायक बम्बई आए। उस समय इंग्लैंड में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा विनय के लिए लंदन में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और वे पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए। देखिए, पिछली बार रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो विनायक दामोदर सावरकर के लिए जो लंदन में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मित्रों याद रखें, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। आगे है, लंदन में विनायक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहीं से उन्होंने 1857 का स्वतंत्र समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। इनकी देखो, एक क्रांतिकारी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम बहुत फेमस पुस्तक है, 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम कह सकते हैं या फिर समर। यहाँ पर इन्होंने जो 1857 को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये इनकी पुस्तक का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर, जो बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी। इनकी जो पुस्तक है ऊपर रोक लगा दी गई थी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक जलायन से उसे बम्बई भेजा गया। देखिए, जो जहाज का नाम भी लिखा हुआ है, इस मारिया नामक जलायन से उनको बम्बई भेजा गया था। ब्रिटिश ये पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। रास्ते में विनायक सुरक्षा कर्मियों को सकमा देकर जहाज से निकल गए और तैरकर फ्रांस की सीमा तक पहुंच गए, पर पकड़े गए। फ्रांस की सरकार ने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। भारत में सावरकर पर मुकदमा चलाया गया। देशभक्ति प्रेरित योजनाओं, गतिविधियों तथा उनकी दुर्दम्यता से भयभीत अंग्रेज सरकार ने विनायक सावरकर को एक ही नहीं बल्कि 2 आजन्म कारावास देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया। देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से इनको भारत लाया जा रहा था, तो इन्होंने सकमा देकर जो इन जहाज से कूद गए थे, बाद में तैरते हुए फ्रांस के जो तट तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में पकड़े गए। फ्रांस की सरकार ने इनको अंग्रेजों को सौंप दिया गया और इनकी जो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इनको 1 जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्म की आजन्म का जो है कारावास सुनाई गई और सजा देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। 11 वर्ष तक अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काले पानी की कठोर यातनापूर्ण इन्होंने सजा काटी। अंडमान निकोबार के कौन सी जेल में? सेलुलर जेल में। लौटने पर विनायक को रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र में आए हुए, नज़रबंद रखा गया, जहां 1937 में उन्हें मुक्ति मिली। 1937 में जाकर ये मुक्त हुए थे और बाद में रत्नागिरी महाराष्ट्र भी लाया गया, जहां पर उनको नज़रबंद रखा गया, उनके ऊपर नज़र भी रखी जा रही थी। विनायक ने भारत विभाजन का प्रबल विरोध किया। 26 फरवरी 1966 को इस स्वातंत्र्य वीर ने अंतिम सांस ली। देखिए, उनकी 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है, वीर दामोदर सावरकर की। अब आगे है, 23 फरवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। बड़े होकर ICS की परीक्षा पास की, नौकरी नहीं की। इन्होंने देखो, सबसे बड़ी परीक्षा होती थी उस समय ICS। इन्होंने ये परीक्षा पास की लेकिन इनको नौकरी नहीं दी। भारत में आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लिया और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं अपन। इन्होंने देखो, बड़ी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने नौकरी नहीं की थी और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और आज़ादी के लिए प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी। 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के अभियान एवं 1946 में 9 सैनिकों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि अब हिंदुस्तान के सैनिक भी इस सरकार के साथ
नहीं रहना चाहते। देखिए आज़ाद हिंद फौज, जिस प्रकार से आज़ाद हिंद की फौज कमान संभालने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार की गतिविधियां की, उनसे अंग्रेजी सैनिकों को, अंग्रेजी अधिकारियों को ये आभास हो गया था कि अब भारत के जो सैनिक हैं वो भी हमारा साथ नहीं देना चाहते। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जो आज भी विवादित हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर कोई विशेष प्रमाण नहीं है। आज भी इनकी जो मृत्यु है वो रहस्यपूर्ण तरीके से मानी जाती है। क्या पता इनकी मृत्यु हुई है या अंग्रेजों द्वारा करवाई गई है। 2 वर्ष बाद 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने देश का विभाजन कर 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये कुछ सुभाष चंद्र बोस की जो 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु मानी जाती है डेट। और आगे है राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान। देखिए राजस्थान को अपन सिमिलर रूप में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये किताबें अपन पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, तो राजस्थान को इनको साथ में लेकर चलना होता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो राजस्थान का क्या योगदान रहा था। राजस्थान में किसान वर्ग ठिकानेदारों एवं जमींदारों के अत्याचारों से तंग आ चुका था। किसान वर्ग है जो राजाओं से, सामंतों से तंग आ चुका था। इसका पहला आभास हुआ जब बिजोलिया के जागीरदारों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ। बिजोलिया के किसानों ने 84 किस्म के कर देने पड़ते थे। 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने इस तरह के अत्याचारी व्यवस्था का विरोध किया। 1916 में विजय सिंह पथिक द्वारा और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया और कर भी नहीं दिए। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं बिजोलिया की, तो बिजोलिया के जो किसान थे उनको 84 किस्म का 84 प्रकार के उनको कर देने पड़ते थे। इन करों से वो पूरी तरह से तंग आ गए थे। तो 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने एक अत्याचारी व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया और बाद में इनके साथ में आ गए। तो 1916 में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार देने से भी मना कर दिया और कर भी नहीं दिए। 1916 में विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू करते हैं और फिर इन्होंने बेगार करना यानी बिना पैसे के मजदूरी करना और कर देने से भी मना कर दिया था। आने वाले समय अन्य रियासतों और ठिकानों से किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से सीख लेकर बेगार और कर बंद कर दिए गए। पहले तो हर रियासत का किसान आंदोलन अलग अलग चलता रहा, फिर वे हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य आंदोलन से जुड़ने लगे। लगभग रियासतों में प्रजामंडल का गठन हुआ। देखिए पहले तो ये जो आंदोलन शुरू हुए थे वे एक सामंतों के खिलाफ इनके आंदोलन थे, लेकिन धीरे धीरे इन आंदोलनों ने एक देश जो प्रेम का रूप लेते हुए इन्होंने जो स्वतंत्रता का जो जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे थे उनमें इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। प्रजामंडलों की स्थापना की, अपने अलग अलग संगठन बनाने शुरू किए। प्रजामंडल किसानों की समस्याओं के अलावा रियासतों में मौजूद बदहाली के खिलाफ आवाज उठा रही थी। हर रियासत में मांग उठ रही थी कि रियासत के उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। देखिए प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल, यानी जनता के बनाए हुए संगठन, और वो संगठन काम कर रहे थे और जिस प्रकार से सामंत वगैरह जो थे उनका विरोध कर रहे थे, उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ये अपनी आवाज़ उठा रहे थे। कहीं कहीं प्रजामंडल को ही नेताओं को स्थानीय मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया गया। प्रजामंडल के जो नेता थे उनको कहीं कहीं पर तो स्थानीय जो जिस प्रकार का मंत्रिमंडल हुआ करता था उन मंत्रिमंडल में है नौकरशाही पेशों में शामिल कर दिया गया इनको। जब देश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो प्रजामंडल ने मांग रखी कि रियासतें भी अंग्रेजों से नाता तोड़ें। देखो प्रजामंडलों ने धीरे धीरे इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था तो इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जो जिस प्रकार से रियासतों के समझौते हो रखे हैं अंग्रेजी सरकार के साथ वो फिर रिश्ते तोड़ें और अंग्रेजों से नाता तोड़ना शुरू करें। इस प्रकार कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नेताओं के बंदीकरण से लगभग हर रियासत में लोग भड़के और लोगों ने आंदोलन शुरू किया। डूंगरपुर में आदिवासियों की समस्या भी प्रजामंडल
ने उठाई और प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन हुआ। जिस प्रकार से अपन प्रजामंडलों के जो नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनसे अंग्रेजों ने क्या किया, इन नेताओं को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद इनके खिलाफ लोग भी हुए और लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। इसके बाद में अपन अमृतलाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन होता है, जो कि आदिवासियों की एक समस्या सुनने के लिए जो जिस प्रकार से प्रजामंडल का निर्माण हुआ था, उसी की कड़ी में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन हुआ था। आगे राजस्थान के क्रांतिकारी नेता, देखिए पहला नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1825 में जयपुर में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया। जब सेठी को जयपुर के प्रधानमंत्री के पद पर प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। देखिए इन्होंने बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जयपुर में इनका जन्म हुआ था और जयपुर के प्रधानमंत्री पद पर इनको प्रस्तावित किया गया था कि क्योंकि ये बड़े जो अनुभवी आदमी थे। लेकिन इन्होंने जो इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, श्रीमान जी अगर अर्जुन लाल सेठी जयपुर का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। वे देश सेवा का व्रत ले चुके थे। सेठी जी ने केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से राजस्थान में एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया। अल्प समय में ही जयपुर में स्थापित वर्धमान विश्वविद्यालय देश भर के क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बन चुका था। इनके लिए जो इनके द्वारा स्थापित जो वर्धमान विश्वविद्यालय था वो बाद में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका था। निमाज हत्याकांड तथा दिल्ली षड्यंत्र में आहत होने के संदेह में आप पकड़े गए और बंदी गृह में डाल दिए गए। देखिए जो जिस प्रकार से निमाज हत्याकांड होता है और दिल्ली में जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, उस षड्यंत्र में इनका नाम होने के कारण इनको पकड़े गए और बाद में इनको मतलब जेल भेज दिया गया था। क्या था निमाज हत्याकांड और क्या था दिल्ली षड्यंत्र, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में विस्तृत में बात करेंगे। और सेठी जी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने के उपरांत जयपुर में उन्हें नज़रबंद रखा गया तथा 5 वर्ष पश्चात वेलूर जेल भेज दिया गया। देखिए इनके खिलाफ कोई ठोस जो प्रमाण नहीं मिला तो इनको जो जेल से मुक्त कर दिया गया, लेकिन जयपुर के अंदर इनको नज़रबंद रखा गया। तो 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा गया, बाद में इनको वेलूर जेल भेज दिया गया। वहाँ जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण कई दिनों तक अनशन किया। 1920 में रिहा होने पर सेठी कांग्रेस में शामिल हो गए। नीति संबंधी मतभेदों के चलते कांग्रेस से अलग हो गए। देखिए इनके कुछ विचार कांग्रेस से मिलते जुलते नहीं थे, फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जीवन यापन के लिए उन्होंने अजमेर की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए इनको अपना गुजारा चलाने के लिए जो जिस प्रकार से अजमेर में दरगाह थी, अजमेर शरीफ के पास इन्होंने अपना जो पढ़ाना अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। अरबी फारसी के अच्छे खासे जानकार थे ये। 22 सितंबर 1941 को अजमेर में सेठी का देहांत हो गया। 22 सितंबर 1941 को अर्जुन लाल सेठी का देहांत हो गया। और अगला जो नाम आता है वो है गोपाल सिंह राव, गोपाल सिंह खरवा। अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे। वे आरंभ में ही आर्य समाज से प्रभावित थे। ये हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित है, आर्य समाज से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र नाथ सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की घोषणा जो योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़ गए, लेकिन क्रांतिकारियों के एक सहयोगी ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी, फलतः योजना विफल हो गई थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक योजना बनाई थी। उस योजना को बाद में किसी अपन कहते हैं इसी योजनाकारियों से इन्हीं के सहयोगी ने किसी ने पुलिस को जो सूचना दे दी थी और बाद में ये योजना विफल हो गई थी। जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वो 24 घंटे के अंदर खरवा छोड़कर टोडगढ़ चले जाएं। जिस प्रकार से ये अजमेर में थे, अजमेर के खरवा ठिकाने में थे, तो खरवा इनको छोड़कर टोडगढ़ जाने का आदेश दिया, क्योंकि इनको मतलब इनकी जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, इन गतिविधियों के कारण अंग्रेजों को इनके ऊपर पूरा शक हो गया था। टोडगढ़ में
राव पुलिस की निगरानी में रहे। 10 जुलाई 1915 को वह टोडगढ़ से भाग निकले और सलेमाबाद में पकड़े गए। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। यहाँ से 1920 ईस्वी में रिहा हो गए। बाद में वे रचनात्मक कार्यों में लग गए और मार्च 1956 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये थे गोपाल सिंह खरवा। इनकी कई सारी गतिविधियां, जो इनका जो प्रमुख रूप से नाम आता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र, जो शशीन्द्र नाथ सन्याल के साथ रचा गया जो षड्यंत्र था, उनमें इनका प्रमुख रूप से नाम आता है। अगले जो क्रांतिकारी है, बहुत बड़े क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट। इनका पूरा परिवार भी क्रांतिकारी था, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में। बाद में वे उदयपुर महाराणा के पास चले गए। इस दौरान श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस तथा अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। उदयपुर में 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शामिल होने के समाचार मिले तो क्रांतिकारियों ने महाराणा का ये कदम अनुचित लगा। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, जो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक प्रकार से दिल्ली दरबार बुलाया गया था, उस दिल्ली दरबार में उदयपुर के महाराजा जो फतेह सिंह हैं वो जा रहे थे। लेकिन ये क्रांतिकारियों की उचित नहीं लगा कि महाराणा जो इस दिल्ली दरबार में जो शरीक नहीं होए। महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में भाग लेने जाने लगे तो केसरी सिंह ने महाराणा को 13 सोरठे यानी 13 दोहे लिख कर दिए, जिनको चेतावनी रा सुंगटिया भेजे, यानी चेतावनी सुंगटिया करके 13 सोरठे भेजे थे इनको। इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली दरबार में पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। ये दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए थे। इतने ये इन्होंने जिस प्रकार से सारण जाति से विलोम करते थे, तो इनकी लेखनी बहुत जो क्रांतिकारी हुआ करती थी। तो कई बार पूछा गया चेतावनी सुंगटिया में कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे लिखे गए थे इनके द्वारा। सरकार की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उन पर राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज में भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने, षड्यंत्र में शामिल होने के साथ प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप भी लगाया गया। देखिए, इनको कई सारे इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। प्यारे राम साधु की हत्या का भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। 20 वर्ष की सजा देकर हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहां से 1920 में रिहा किया गया। केसरी सिंह का शेष जीवन कोटा में बीता। 1941 में स्वतंत्र वीर का निधन हो गया। इन्होंने देखा कई क्रांतिकारी गतिविधियां इनके जो जीवन काल में इन्होंने की थी, और 20 वर्ष को इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में, बहुत बुजुर्ग थे ये, इनको सज़ा दी गई, और जहां से ये 1920 में रिहा हो गए थे और 1941 में इनका ये निधन हो गया था। और बाद का जीवन इनका है कोटा के अंदर, राजस्थान के कोटा शहर में इनका बीता था। अगले क्रांतिकारी हैं बहुत युवा क्रांतिकारी, जिसका नाम है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ था। प्रताप सिंह बारट ने उस परिवार में जन्म लिया था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। केसरी सिंह बारट ने प्रताप को अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान स्कूल में भेजा। देखिए, जिस प्रकार से अपने अर्जुनलाल सेठी का अभी पहले थोड़ी देर पहले अध्ययन किया था, इन्होंने वर्धमान जो स्कूल खोली थी, उस स्कूल में पढ़ने के लिए केसरी सिंह बारट ने इनको वहां पर भेज दिया गया। शीघ्र ही प्रताप सिंह भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। हैदराबाद सिंध से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास आशा नाड़ा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से ने धोखा देकर प्रताप सिंह को पकड़वा दिया। प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया। देखिए, इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से, इनकी विचारधारा के कारण इनको किसी जोधपुर के पास, ये हैदराबाद से लौट रहे थे, वापस बीकानेर आ रहे थे, तो जोधपुर के आशा नाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, उसके जो स्टेशन मास्टर ने इसकी गतिविधियों का पता लगाकर इनको पकड़वा दिया किसी भी प्रकार से, और प्रताप सिंह को बरेली जेल में भेजा गया। अंग्रेजी सालस क्लीवलैंड प्रताप पर रास बिहारी बोस तथा अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव डालता रहा, पर प्रताप टस से मस नहीं हुए। देखिए, अंग्रेजी अधिकारी का नाम आता है साल्स क्लीवलैंड। इन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला था इनके साथ कौन कौन से जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन इन्होंने
ट्रस्ट से मस्त नहीं हुए, इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला उनके बारे में। इस पर क्वींसलैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, आंसू बहाती रहती है। तो देखिए इन्होंने क्लीवलैंड ने क्या कहा था, क्लीवलैंड ने कि तुम्हारी माँ रो रही है और वो बहुत दुखी है और आंसू बहा रही है, आप बता दो, आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इनका क्या स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो इन्होंने प्रताप सिंह ने कहा कि तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है, मैं बहुत दुखी है और बहुत दुखी है, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। देखिए इनका साफ कहना था कि अगर मैं किसी बारे में बताऊंगा तो सैकड़ों माताएं रोएगी, तो ये मैं काम नहीं कर सकता कि मेरी माता को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों माताओं को रुला दूं। इस पर उसे तरह तरह की घोर यातनाएं दी जाने लगी, जिसके कारण 27 मई 1918 को उनके जेल के अंदर देहांत हो गया था। कई सारी यातनाएं दी गई थी। ये युवा अवस्था में इनका जो देहांत हो जाता है 1918 में। अगले क्रांतिकारी है जोरावर सिंह बारट, इन्हीं के परिवार से हैं। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे, यानी प्रताप सिंह बारट के चाचा लगते थे। 1912 को क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका। वायसराय बच गया परंतु महावत मारा गया। देखिए इन्होंने जो दिल्ली में जिस प्रकार से वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर जो जुलूस निकल रहा था वायसराय का, उसके ऊपर बम फेंकने का इनके ऊपर जो केस चला था, लेकिन बम में हार्डिंग्स मारा नहीं गया, उनके महावत मारा गया था। ये हार्डिंग्स किसी प्रकार से बच गया था। जोरावर सिंह भूमिगत हो गए। बाद में अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में साधु के वेश में अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत किया। तो कई बार पूछा जाता है कौन से क्रांतिकारी ने अपना अंतिम काल है अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत किया, तो वो थे जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह का आरा मर्डर केस मुकदमे में भी वारंट जारी था, परंतु जोरावर सिंह आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। लेकिन ये अंग्रेजों के पकड़ में कभी नहीं आए, बाद में ये भूमिगत हो गए थे। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी ये थे मित्रों राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, इनको सलाम है। चंद्रशेखर आज़ाद, सापेकर बंधु, ये इनके कुछ फोटो दिए गए हैं। आगे ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इनके प्रश्नोत्तरी के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था मित्रों, 1857 में। 57 सुंगटिया किसकी रचना है, केसरी सिंह बारट के। राजस्थान के क्रांतिकारियों का नाम देखिए अर्जुन लाल सेठी है, केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, ये राजस्थान से क्रांतिकारी थे। ये रोलेट एक्ट है, लाल बाल पाल है, इनके बारे में थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कीजिए मित्रों, सोचिए। अगला वीडियो अपना आएगा, या तो इनके नोट्स बनाकर आपके सामने पेश किए जाएंगे या फिर इनके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।